हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। तो आज बारी है चेंजिंग लैंडस्केप्स, यानी जो परिदृश्य बदले इस दौरान, इस कॉलोनियल पीरियड में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, किस तरीके से हुई, किस तरीके से एजुकेशन, ट्रेड, ठीक है, नॉर्मल जो जनजीवन था वो लाइफस्टाइल किस तरीके से बदला, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। लगभग चार मुझे लगता है लगभग चार रीज़न है, चार चीज़ें हैं जो आपको बताई गई हैं। इनमें से आज की इस वीडियो में हम दो ही पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी की दो पढ़ेंगे। ठीक है, तैयार, चलो पढ़ते हैं। द expanding colonial rule impacted nearly every aspect, यानी जो बढ़ता उपनिवेशवादी जो पूरा ये जो भी इन्होंने बनाया था, है ना, ब्रिटिशर्स ने, उसने न इंडिया के इंडियन लाइफ के हर हर एस्पेक्ट को क्या किया, इम्पैक्ट किया। एज द रूलर वर कन्विंस्ड, क्योंकि जो रूलर जो शासक थे वो ऐसा मानते थे, कन्विंस हो चुके थे इस बात से, दैट इंडिया शुड बी रीशेप्ड अकॉर्डिंग टू द सुपीरियर कंसेप्शंस। जो भी श्रेष्ठ होना चाहिए उसके हिसाब से इंडिया का जो चीज़ें हैं वो रीशेप होनी चाहिए, वापस से निर्मित होनी चाहिए, चीज़ों को ठीक किया चाहिए। उनमें से हम कुछ इम्पैक्ट्स को यहाँ पढ़ेंगे। जैसे पहला है डिक्लाइन ऑफ इंडियाज़ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ यानी उद्योग। जो भी एक उद्योग थे इंडिया के वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। कैसे? बिफोर 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से पहले इंडिया वॉज रिनोन्ड फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़। इंडिया जाना जाता था अपनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उनको बनाने की कैपेबिलिटीज़ के लिए। अगर टेक्सटाइल पर्टिकुलरली हम टेक्सटाइल में बात करें, जैसे कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, हैम, है ना, कॉयर बीइंग द चीफ वंस, उनमें से प्रमुख थे। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन पर्टिकुलर विद रिच एंड इंट्रिकेट डिज़ाइन। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ उसमें से इंडियन कॉटन टेक्सटाइल जो थे वो बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन के साथ, ब्राइट कलर्स, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स एंड टेक्सचर्स के साथ थे, रेंजिंग फ्रॉम अल्ट्रा थिन मसलिन्स टू रिचली एम्बोस्ड फैब्रिक्स वर इन हाई डिमांड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में वो बहुत बड़ी डिमांड पर थे। ठीक है जी। चलो, इम्बोज का मतलब यहाँ पर लिखा है कि विद अ डिज़ाइन स्टेम्प्ड ऑन द क्लोथ इन सच अ वे दैट स्टैंड आउट इन रिलीफ। ठीक है। मतलब एक डिज़ाइन जो स्टैम्प्ड किया गया किसी क्लोथ पर। ठीक है। चलो, ब्रिटिश पॉलिसी इम्पोज हैवी ड्यूटीज़। अब ब्रिटिश पॉलिसी जो थी उसने इन पर हैवी ड्यूटी लगा दी है, टैक्सेस लगा दी है इंडियन टेक्सटाइल पर, इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन। अगर उन्हें इम्पोर्ट करना है यानी कि बेचना है, सॉरी मंगवाना है, ठीक है, इनटू ब्रिटेन, वाइल फोर्सिंग इंडिया टू एक्सेप्ट ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड। अब यहाँ पर वो कहीं ना कहीं फोर्स करने लग गए इंडियंस को कि वो ब्रिटिश का जो सामान है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको क्या नाम है, मिनिमल टैरिफ पर खरीदें। यानी जब इंडिया बेचेगा तो बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा दी उस पर, तो उसका वैल्यू कम, लेकिन जब इंडियंस खरीदेंगे वो माल को तो वही महंगा होगा। मोर ओवर ब्रिटेन नाउ कंट्रोल मोस्ट ऑफ द सी ट्रेड। इसके अलावा जो सी ट्रेड था, समुद्री व्यापार था, उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। एज वेल एज एक्सचेंज रेट, यहाँ तक कि जो एक्सचेंज रेट थे उनको भी। सो इंडियन ट्रेडर फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपोर्ट एज अर्लियर। तो इंडियंस को बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लग गई कि अपने सामान को बेचने में। द रिजल्ट वॉज र्यून ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उस तरीके से जो भारत का ये उद्योग था वो धीरे धीरे ख़राब होने लग गया, बर्बाद हो गया। 19th सेंचुरी के आते आते इंडियंस टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फेल शार्पली, बहुत बुरी तरीके से गिर गया। मतलब वो एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाए। वाइल ब्रिटिशर्स इम्पोर्ट इनटू इंडिया ग्रू इवन मोर शार्पली। और जबकि अगर मैं इंपोर्ट की बात करूँ तो वो बढ़ गया। यानी कि कहने का मतलब उन्होंने इतनी ड्यूटीज़, हैवी टैक्सेस लगा दिए कि जो एक्सपोर्ट था, है ना, जो एक्सपोर्ट था वो इनका घट गया, हमारे इंडियंस का, और जो उनका इंपोर्ट था भारत में वो बढ़ गया। ये चीज़ें इन्होंने करने की कोशिश करी और हुआ भी। कम्युनिटीज़ ऑफ स्किल्ड आर्टिशियन हु हैड प्रैक्टिस दियर क्राफ्ट फॉर जनरेशन। ऐसी कम्युनिटीज़ जहाँ पे स्किल आर्टिशियंस थे, है ना, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब उनकी क्राफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हाँ, जनरेशन यानी पीढ़ियों से वो काम कर रहे थे। रिड्यूस टू पॉवर्टी, उनकी धीरे धीरे गरीबी में आने लग गई उन पर। फोर्स टू रिटर्न, उन्हें वापस से लौटना पड़ गया अपनी सब्सटेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर की ओर। इंक्रीजिंगली ओवर टैक्सड लैंड, और ऐसे लैंड पर जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जिस पर टैक्स है उस काम पर उन्हें वापस लौटना पड़ा, ऐसा विलियम बेंटिक ने लिखा है। देन जो गवर्नर था उस समय पर ऑब्जर्व इंडियन, मतलब ऑब्जर्व 1834 के बेसिस पर कि बोन ऑफ द कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन ऑफ इंडिया। मतलब यही जो कॉटन वेवर्स थे वही वही बोन थे, है ना, इंडियन प्लेन्स पर।
फिलहाल बाकी बात करते हैं आगे की कि सिमिलर सिनेरियोज, इसी तरह के और भी सिनेरियोज हमें देखने को मिले, अनफोल्ड हुए इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि आयरन, स्टील, पेपर एंड अदर गुड्स। दूसरी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इंडिया को तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए जाना था, इन्होंने इतने टैक्सेस लगा दिए कि वो सब चीज़ें ख़राब हो गई। इंडियाज शेयर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी केप्ट डिक्लाइनिंग थ्रू आउट द कॉलोनियल रूल। और वर्ल्ड की जीडीपी में जो भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया, ख़राब होने लग गया, रीचिंग हार्डली 5%। मुश्किल से वो 5% पहुंच पा रहा था टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब। इन लेस देन 2 सेंचुरीज, 2 सेंचुरीज से भी कम में, वन ऑफ द रिचेस्ट लैंड ऑफ द वर्ल्ड, एक मतलब पूरे वर्ल्ड का एक रिचेस्ट लैंड है ना, हैड बिकम वन ऑफ द पुअरेस्ट। 2 ही शताब्दी में के अंदर अंदर ये वो मतलब रिचेस्ट से पुअरेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो गया। अगला देखो, दूसरा जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला वो है डिसमेंटलिंग ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। जो जो इनका भी जो हमारा पारंपरिक तरीका था है ना गवर्नेंस का, स्ट्रक्चर को उसको डिसमेल्ट किया गया, उसको बदला गया, परिवर्तित। बिफोर ब्रिटिश कोलोनाइजेशन से पहले इंडिया पोस्ट वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम, इंडिया का अपना वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था, जिसको कि हम जानते हैं सेल्फ गवर्नेंस के नाम से। ठीक, विलेज काउंसिल्स मैनेज्ड, जो विलेज काउंसिल होती थी वो मैनेज करती थी कम्युनिटी के अफेयर्स को, या कोई झगड़ा हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, उसको रिजॉल्व करती थी। एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक वर्क, और पब्लिक वर्क जैसे कि इरिगेशन, रोड्स, इन सबको भी वो देखा करती थी। रीजनल किंगडम्स जो थे है ना, जो क्षेत्रीय राज्य थे है ना, मेंटेन करते थे क्या मेंटेन करते थे, कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दैट हैड इवॉल्व ओवर सेंचुरीज टू एड्रेस लोकल नीड एंड कंडीशंस। जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी थी उस स्ट्रक्चर को वो मेंटेन करते थे किंगडम्स। ठीक है, जिसमें बहुत सारी से लोकल नीड्स और कंडीशंस को इवॉल्व, जो चीज़ें इन्वॉल्व थी। एक चार्ल्स मेटकाफ थे जो कि गवर्नर जनरल थे 1830 पर, उन्होंने लिखा इस सिस्टम के बारे में कि विलेज कम्युनिटीज़ आर लिटिल रिपब्लिक, छोटे छोटे गणराज्य के रूप में। ये आप 7th की बुक में भी पढ़ोगे तो वहाँ पर उसको लिटिल रिपब्लिक का नाम दिया गया। हैविंग नियरली एवरीथिंग, लगभग सब कुछ है। दे वेंट विद इन देमसेल्फ, उनके पास। दे सीम टू लास्ट वेयर नथिंग एल्स लास्ट, मतलब वो जहाँ से शुरू होते हैं है ना, ऐसा लगता है वही लास्ट है, उनसे और कुछ लास्ट है ही नहीं। डायनेस्टी आफ्टर डायनेस्टी, यानी एक डायनेस्टी का दूसरी डायनेस्टी आती है, टम्बल्स डाउन, रिवोल्यूशंस होती हैं एक के बाद दूसरी, बट द विलेज कम्युनिटी रिमेन द सेम, लेकिन विलेज कम्युनिटी वैसी की वैसी रहती है। दिस यूनियन ऑफ द विलेज कम्युनिटी, यही एकता है ना, ईच वन ऑफ फॉर्मिंग अ सेपरेट लिटिल स्टेट, हर किसी को एक सेपरेट स्टेट के रूप में बनाती है, हैज़ कंट्रीब्यूट मोर देन एनी अदर कॉज टू द प्रिजर्वेंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। मतलब सबसे ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करती हैं, कहने का मतलब किसी और दूसरे रीज़न से ज़्यादा। ब्रिटिश सिस्टमेटिकली डिसमेंटल्ड दीज इंडिजीनियस गवर्नेंस सिस्टम, और ब्रिटिश ने बहुत ही सिस्टमेटिकली इन चीज़ों को डिसमेल्ट करने की कोशिश करी, सिस्टम को रिप्लेसिंग, और उसको रिप्लेस किया गया एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, यानी कि चीज़ें एक ही पर्सन या कुछ लोगों के हाथों में कंट्रोल हो जाएंगी। प्राइमरी टू फैसिलिटेट, उनका जो फोकस था वो था टैक्सेस पर, कि टैक्स कलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, दिस टैक्स कलेक्शन कैसे होगा, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे होगा, और इस पर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था, बजाय इसके कि वो प्रमोट करते पब्लिक वेलफेयर को, कि जन सुविधा कैसे आएगी या जन कल्याण कैसे होगा। दिस ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड सेंचुरीज ओल्ड मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने, इस बदलाव ने सदियों पुराना जो मैकेनिज्म था कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग का, समुदाय जो अपने स्तर से चीज़ों को मतलब डिसीजन लिया करते थे उसको समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स ऑफ लॉ, जो मतलब कोर्ट्स ऑफ लॉ आया ब्रिटिश का, इंट्रोड्यूस हुआ, डिसरिगार्डेड कस्टमरी लॉज, जो भी कस्टमरी लॉज थे, प्रैक्टिसेस थे, उनको डिसरिगार्ड कर दिया गया। हेड गवर्नड इंडियन कम्युनिटी फॉर जनरेशन, जो कि बहुत लंबे समय से इंडियन जनरेशन्स यानी कि मतलब पीढ़ियों से जो गवर्न कर रहे थे इस चीज़ को, उसको ख़त्म कर दिया गया। वाइल प्रेजेंटेड एज मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन के रूप में प्रेजेंट किया गया। दिस इम्पोजिशन ऑफ अ फॉरेन सिस्टम अनसूटेड टू इंडिया अलाइंड ऑर्डिनरी इंडियन फ्रॉम द जुडिशियली सिस्टम, यहाँ तक कि इंडियन अलाइनेटेड मतलब जो भी ऑर्डिनरी इंडियंस थे है ना, जुडिशियल सिस्टम था, उनको भी ये चीज़ समझ में नहीं आई है ना, अनसूटेड था उनके लिए ये चीज़। क्रिएटिंग कोर्ट्स दैट वर एक्सपेंसिव, जो कोर्ट इन्होंने बनाए यानी कि जुडिशियल सिस्टम में भी जो इन्होंने किया और जो कोर्ट इन्होंने बनाए वो बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा समय लेने वाले थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, एंड कंडक्ट इन अ फॉरेन लैंग्वेज। और सबसे कठिन बात तो ये कि ये फॉरेन लैंग्वेज में कंडक्ट किए जा रहे थे, नहीं इंग्लिश में, ना कि हिंदी में। ठीक है, और 2 टॉपिक बचते हैं बच्चों, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक कीप प्लानिंग की वॉचिंग,
थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।